नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में छिड़े ओबीसी वोट बैंक की लड़ाई की। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर एक बार फिर से अटकलों का बाजार गर्म है। खबर यह है कि बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को फिर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। बीते कुछ दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक पोस्ट में लिखा कि 2027 में 2017 दोहराएंगे, जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि एक्स पोस्ट में 2022 विधानसभा चुनाव का जिक्र नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ी लड़ाई ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में करने की है। बीजेपी में ओबीसी के सबसे बड़े चेहरे केशव प्रसाद मौर्य हैं। 2017 में केशव मौर्य बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष थे, जब बीजेपी ने यूपी में बड़ी जीत हासिल की थी और बड़ी संख्या में ओबीसी वोट बैंक बीजेपी के पाले में रहा था। यही वोट बैंक लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी से कुछ हद तक खिसक गया था, जिसका खामियाजा बीजेपी को यूपी में उठाना पड़ा था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं और इनमें से कम 300 सीटों पर ओबीसी समुदाय के मतदाताओं को निर्णायक माना जाता है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी की आबादी लगभग 50% है। ओबीसी समुदाय में आने वाले मतदाता पूर्वी, पश्चिमी, सेंट्रल, यूपी और बुंदेलखंड जैसे पूरे क्षेत्र में भी फैले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी राज्य के इस सबसे बड़े वोट बैंक के अधिकतर हिस्से को अपने साथ लाना चाहते हैं। बीजेपी के कुल 26 जिला अध्यक्ष ओबीसी हैं, जबकि 20 ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। अभी 28 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति और होनी है। इसके बाद ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व और बढ़ जाएगा। बीजेपी के साथ ओबीसी वोटों की राजनीति करने वाले कई सहयोगी दल भी हैं, जैसे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल सोनेलाल, निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल। वहीं ओबीसी वोट बैंक पर कब्जा कर बीजेपी सपा के पीडीए का काट ढूंढ रही है। समाजवादी पार्टी ने पिछले साल लोकसभा चुनाव में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की हक और हिस्सेदारी का मुद्दा उठाया था और इसके बलबूते पार्टी ने लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन भी किया था। इतना ही नहीं, यूपी की राजनीति में लगातार पिछड़ती जा रही बीएसपी भी ओबीसी वोटों को साथ लाने की कोशिश कर रही है। खराब दौर से गुजर रही बीएसपी ने हाल ही में पार्टी को संगठित किया है और ओबीसी समुदाय में आने वाली जातियों के साथ संपर्क बढ़ाया है। इसके लिए पार्टी ने अपनी पुरानी भाईचारा कमेटियों को एक्टिव करने का फैसला किया है। बीएसपी के सूत्रों के मुताबिक भाईचारा कमेटियां पहले ओबीसी के अलावा एससी और अपर कास्ट के मतदाताओं तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करती थी, लेकिन इस बार वह सिर्फ ओबीसी मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित करेंगी। वहीं इंडिया गठबंधन की सदस्य कांग्रेस की भी ओबीसी वोट बैंक पर नजर है। कांग्रेस ने हाल ही में 131 जिला और शहर अध्यक्षों की नियुक्ति की है। इनमें से 34 नेता ओबीसी समुदाय से हैं। तो ओबीसी वोट बैंक की लड़ाई उत्तर प्रदेश में छिड़ी है, सियासत गरमाई है और क्या इसीलिए एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य खुले तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रासंगिक हो चले हैं, क्योंकि 27 निकट है। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। बिना वक्त जाया करे सीधे अपनी चर्चा की अब हम शुरुआत करेंगे। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता शशिकांत तिवारी साहब जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता डॉक्टर शिव कुमार दुबे जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर एपीएन विनय राय जी भी जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। बात भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। शुरुआत तिवारी साहब आप ही के साथ करेंगे। एक सवाल तो यक्ष प्रश्न की तरह हमेशा खड़ा रहता ही है तिवारी साहब, आप माने ना माने, योगी वर्सेस मौर्य। आप लोग कहते हैं सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन गाहे बगाहे स्थितियां उजागर होने लगती है। स्पष्ट बता दीजिए, 2022 का उनके ट्वीट में जिक्र नहीं है। 2022 में भी आप ही जीते थे सर। 2017 में आगाज आपने किया था, उस समय प्रदेश अध्यक्ष वही थे। अब कयास लगाए जा रहे हैं फिर से वही हो सकते हैं।
ऐसे में माना जाए कि सत्ता डोल रही है क्या, इसका अंदेशा लगाया जा सकता है। क्या 2027 में योगी वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य ही होगा? तिवारी साहब, ये प्रश्न किस आप ही से है तिवारी साहब, आप ही से यह प्रश्न है, ये यक्ष प्रश्न है, इसका जवाब दे ही दीजिए। जी कुणाल जी, प्रश्न मुझसे। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनके नेतृत्व में 2017 का चुनाव हो चुका है। वो शानदार विजय हासिल भारतीय जनता पार्टी ने किया उत्तर प्रदेश में। 2022 में स्वतंत्र देव सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव हो चुका है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबका विकास, सभी को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है, चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित हो, चाहे सवर्ण हो, सबको उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। इसमें कहीं कोई बात नहीं है, गुंजाइश वाली बात नहीं है। आगे कौन होगा ये तो नेतृत्व तय करेगा। केवल ये सब कयास लगाना है कि क्या कौन होगा, वो नेतृत्व तय करेगा। नेतृत्व से बेहतर कोई नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी को किसके हाथ में नेतृत्व तो तय करेगा ही सर, ओबीसी वोट बैंक भी तय करेगा। और ओबीसी वोट बैंक मौर्य साहब के ही पाले और उनके ही क्रियान्वयन से चीजें बनती हैं। तो क्या माना जाए 50% मतदाता है तो नेतृत्व परिवर्तन भी हो सकता है? तिवारी साहब बता ही दीजिए। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस नजरिए केवल चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं रहती है। भारतीय जनता पार्टी यह देखती है कि सबका साथ सबका विकास कैसे होगा। इस नजरिए से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व तय करती है कि कौन हमारा प्रदेश अध्यक्ष होगा, किसको कमान सौंपा जाए, ताकि सबको उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। केवल सरकार वोट कैसे मिल जाएगा ये भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि सभी जो वर्गों के लोगों को, सबको एक उचित प्रतिनिधित्व मिले और राजनीति में भागीदारी मिले, भारतीय जनता पार्टी संगठन में उनको भागीदारी मिले और उनको आगे आकर के समाज सेवा करने का अवसर मिले। जब तक सेवा करने का अवसर मिले, यह भारतीय जनता पार्टी इसको रखती। चलिए, इशारों में कुछ तो इशारा कर ही रहे हैं आप। डॉक्टर शिव कुमार दुबे साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव कुमार साहब, ऐसे तो आप समाजवादी पार्टी के पाले में हैं, उन्हीं की बात आप करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में यह जो हो रहा है शीर्ष नेतृत्व को लेकर यदि लड़ाई होती है तो क्या इससे तनिक भी फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है, या फिर खाई इतनी बड़ी और गहरी हो चली है कि आप दूर से बस ताकते ही रहेंगे? आप क्या कर रहे हैं, यह बताइए दुबे साहब। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात कही कि हम 24 घंटे चुनावी मूड में नहीं होते, जबकि इन्हीं के प्रवक्ता हमेशा आए दिन चैनल पे बोलते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 हमेशा चुनावी मूड में रहती है। तो यही विरोधाभास हो गया। अब बात करें केशव प्रसाद मौर्य की, तो अभी तो आप देखिए, क्योंकि इनका इंटरनल मैटर है तो हमें उसमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि अभी देखिए, धीरे धीरे देखिए होता है क्या। अभी इनकी पार्टी में बड़े से बड़े नेता पार्टी छोड़ के चले गए, कुछ ने संन्यास ले लिया, सिर्फ इसी वजह से कि उनको बराबर सम्मान नहीं मिल रहा था। चाहे वो कल्याण सिंह का टाइम हो, उमा भारती जी का टाइम हो, या कई ऐसे बड़े नेता हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है उसकी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से वो किनारा कर गए और या उनका राजनीतिक जीवन खत्म हो गया। तो ये तो वक्त बताएगा। हम इसमें कोई कहने जैसा मैं समझता नहीं हूँ कि समाजवादी पार्टी इनके इंटरनल मैटर पे कोई कमेंट करे। बस हम तो यही कहते हैं कि इंतजार करिए, सब कुछ सामने आएगा। इंतजार आप भी कर ही रहे हैं सत्ता तक पहुंचने के लिए। खैर, विनय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। विनय जी, ऐसे ही तो कुछ नहीं कहा और बोला जा रहा है, कुछ तो बात हुई होगी, क्योंकि वह भी घटना लोगों के जहन में रहती है। जब योगी साहब का नारा बटेंगे तो कटेंगे से मौर्य साहब ने किनारा किया और उन्होंने कहा कि यह नारा उनका होगा, हमारा नारा है एक है तो सेफ है। तो मतभेद की कहानियां तो चलती ही चली आ रही हैं। ऐसे में 2022 का जिक्र ना होना, 17 का जिक्र होना 27 की लड़ाई के लिए इशारा क्या साफ है और काफी है।
देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब आप रणभूमि में उतरते हैं तो बड़ा हथियार अपने हाथ में रखना चाहते हैं। तो एक है तो टेप है, ये नारा प्रधानमंत्री जी का था, और बटेंगे तो कटेंगे योगी जी का था। तो आप खुद समझिए कि राजनीतिक मैदान में जो भारतीय जनता पार्टी के धुरंधर हैं, अगर उनको हथियार लेना ही होगा और अपने आप को जोड़ना होगा तो प्रधानमंत्री से जोड़ना ज्यादा बेहतर समझेंगे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी के नारे को अडॉप्ट कर लिया। रहा सवाल छोड़ के जाने वालों में, तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी में अगर कल्याण सिंह जी का इधर से उधर पाला बदला तो उस समय अटल जी का एरा हुआ करता था। उसके बाद जो 75 साल का एक ब्रैकेट लगाया गया जिसमें मार्गदर्शक मंडल बनाया गया, उसमें चाहे अडवाणी जी हो चाहे जोशी जी हो, उनको डाला गया। उमा जी अभी भी दल में है, वो दल से बाहर नहीं। लेकिन जो पिछड़े की सियासत की बात आ रही है, उसमें एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि 2017 का जब चुनाव हुआ था तो केशव प्रसाद मौर्य जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, लेकिन जीत केशव मौर्य जी दिलाई, इस बात से मैं सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष लोग भी ये जानते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत थी। 14 में मोदी जी की सत्ता आई थी लौट करके, उसमें उज्ज्वला स्कीम चल रही थी, और उत्तर प्रदेश में संगठन की जो बागडोर थी वो सुनील बंसल जी के हाथ में, जो संगठन महामंत्री हुआ करते थे। ये उनके रणनीति का कमाल था, उनके मेहनत का कमाल था, जिस तरह से उन्होंने कार्यकर्ताओं को पूरा मोबिलाइज किया और पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता उठ खड़े हुए और साइलेंट तरीके से पड़ी, किसी को भी नहीं, वो 300 का आंकड़ा भी पार कर जाएंगे और आखिरकार उस कामयाबी को हासिल कर पाएंगे। जो 22 का चुनाव था उसमें योगी जी मुख्यमंत्री बन चुके, उनकी गुड गवर्नेंस कह लीजिए, अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैया कह लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से अनाजों का वितरण हुआ वो भी एक सबसे बड़ा कारगर हथियार बना 22 के इलेक्शन का। ठीक है, उस समय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी थे, लेकिन आज की तारीख में अगर केशव मौर्य जी को आप बुलाते हैं प्रदेश अध्यक्ष, एक सवाल सबसे बड़ा खड़ा होगा कि जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने और पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया तो उनको पुरस्कार देकर आपने डिप्टी सीएम बनाया। ठीक है, अब किस मामले में आप बैक कर रहे हैं फिर अध्यक्ष के लिए? जब पुरस्कार मिलकर के वो अध्यक्ष बने थे तो चर्चा किस बात की है? उनको महत्वहीन विभाग दिया गया तो खुद कंफर्टेबल नहीं है। मौर्य जी खुद चाहते हैं जो प्रदेश अध्यक्ष बन करके संगठन के काम को देखें, क्योंकि आपको मालूम है इसमें ग्राम विकास मंत्रालय पीडब्ल्यूडी विभाग उनसे छीन लिया गया है। तो कई चीजें सवाल इस समय खड़ी हुई है इस समय, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नए हथियार के साथ आएगी। ओबीसी ही अगर लाना होगा तो कोई नया चेहरा सामने आएगा जो पहले अध्यक्ष न रहा हो। वैसे तो दौड़ में केशव जी भी है, स्वतंत्र देव जी भी है, बीएल वर्मा जी भी है, तमाम नाम चल रहे हैं, लेकिन मुझे जो लगता है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी ऐसा हथियार विपक्ष को नहीं देगी कि कल के तारीख में कांग्रेस या सपा इस बात को लेकर एलिगेशन लगाएं ये महत्वहीन विभाग था, इनको योगी जी ठीक से तरजीह नहीं दे रहे थे, इसलिए इनको लौट करके संगठन में आना पड़ा। तो ये देखना होगा। ठीक है, तिवारी साहब आएंगे कोई भी, लेकिन यह कहना अनुचित तो नहीं होगा कि आएंगे वही प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह साहब के फेवरेट होंगे। तो क्या उस फेवरेट वाले लिस्ट में आप मौर्य साहब के भी नाम को देख रहे हैं? क्या वरीयता के आधार पर उस सूची में क्या नंबर दे रहे हैं तिवारी साहब? देखिए, फेवरेट शब्द के बजाय हम ये कहेंगे कि नेतृत्व जिसको चाहेगा। देखिए, अभी प्रदेश अध्यक्ष वही आएगा जो उसको नेतृत्व चाहेगा, तो वो फेवरेट शब्द नहीं। भारतीय जनता पार्टी में फेवरेट नहीं है, ये एक परिवार की पार्टी नहीं है कि किसी फेवरेट को ला करके रख दिया जाए और केवल परिवार का गुणगान करता रहे, ऐसा नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से जिसके ऊपर सबका जिसके नेतृत्व में भरोसा हो उसको नेतृत्व चाहता है कि ऐसा ही व्यक्ति जाए। अब जहां तक सवाल है कि तमाम लोगों का नाम आना, तो नाम तो आता रहता है जब तक मीडिया भी कयास लगाती रहती है और कार्यकर्ता भी कयास लगाते रहते हैं, जनता भी कयास लगाती रहती है। तो नाम तो तब तक जब तक आ नहीं जाएगा तब तक लोग कयास लगाते रहते हैं। लेकिन हमारे लिए जैसा कि अभी हमारे साथी कह रहे थे कि 24/7 हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए 24/7 जनसेवा इसके नेतृत्व में कार्यकर्ता कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। 24/7 हम जनता के बीच रहते हैं। चुनाव जब आएगा तो हम चुनाव में भी उसी तरीके से लड़ेंगे। हम राजनीतिक पार्टी, हम चुनाव से कहीं हमको कोताही नहीं है। चुनाव में हम भरपूर लड़ेंगे और इन लोगों के झूठ का पर्दाफाश करेंगे। जिस प्रकार से ये परिवारवादी पार्टी या जातिवादी पार्टियां देश को खोखला कर डाली हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण इनका जो एजेंडा जो है बढ़ा करके छांगुर जैसे लोगों को पनपने का इन लोगों ने जो मौका दिया, एक छांगुर जो है आज इनके सोच का प्रतिनिधित्व कर रहा है। सोचिए कि कितने छांगुर होंगे हमारे देश। तिवारी साहब, छांगुर को ताकत तो तिवारी साहब आप कह तो देते हैं सर, लेकिन छांगुर को ताकत तो बीते 10 साल में ही मिली है। 9 साल तो सर आप सरकार में रहे हैं,
फिर वही इतिहास के पन्ने खोलने वाली बात हुए हैं। डॉक्टर दुबे साहब, बारी आप ही की है सर। यह जरूर बता दीजिएगा कि पीडीए की हुंकार आप भरते हैं, लेकिन इसी पीडीए में 50% जो ओबीसी भी आते हैं उसके ऊपर सबकी नजरें टिकी रहती हैं। कोर वोट बैंक ये किसी भी पार्टी का हो, लेकिन वह खिसकते रहता है। क्या इस बार 2024 की तरह आपको जो मोमेंटम मिला था 2027 में आप कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, या रास्ते में बहुत सारे रोड ब्लॉक हैं? कैसे लड़ाई लड़िएगा सर? सबसे पहले तो मैं जवाब देना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला छांगुर बाबा, भैया उसकी हिस्ट्री उठा के देख लेना कि वो सबसे ज्यादा कब पनपा है। आप मुझे एक चीज बताइए, कलेक्टर कौन? हिंदू। एसडीएम कौन? हिंदू। सीओ कौन? हिंदू। एसएसपी कौन? हिंदू। नीचे के आला से लेके चपरासी से लेके ऊपर तक मुस्लिम कितने होंगे? कितनों ने उसका सपोर्ट किया होगा? जब सारे हिंदू ही हैं और हिंदू के ही राज्य में जो अपने आप को दम भरती है सरकार, हिंदुओं की सरकार बोलती है, उसी के राज्य में एक आदमी जो नंग बेचता है वो अरबों रुपए का प्रॉपर्टी का मालिक हो जाता है। कैसे? कहीं ना कहीं ये दोगले लोग बैठे हैं जो पैसे के लालच में आके भ्रष्टाचार करते हैं। ऐसे लोगों पे सरकार नकेल क्यों नहीं कसती है? भाई उनका कुछ करिए ना, क्योंकि ये पैसे में, देखिए देश का ये इतिहास रहा है, यहाँ दोगले हमेशा होते रहे हैं इस देश में, जिसके कारण ये मुगलों ने राज किया, जिसके कारण अंग्रेजों ने राज किया, जिसके कारण और जो आक्रमणकारी थे उन्होंने राज किया, तो वही परंपरा चली आ रही है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि हिंदुओं की सरकार का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी आखिरकार उसी के राज में ऐसा हो रहा है। मेरे राज्य में कम से कम इतना नहीं हुआ कि किसी का धर्म परिवर्तन ऐसे इस तरीके से प्रोपेगेंडा पूरा चलाया हो किसी ने और धर्म परिवर्तन कराया हो। खैर, अब जो भी है अदालत तय करेगी क्या है कैसा है, वो अदालत जाने, लेकिन ये नाकामी भारतीय जनता पार्टी छिपा नहीं पाएगी। ये नाकामी थी, है और रहेगी। अब मैं बात आता हूँ कि ओबीसी समाज या दलित समाज, पीडीए हर वो व्यक्ति है जिसके साथ जुल्म होता है, जिसके साथ अन्याय होता है, वो किसी भी जात और धर्म का हो, वो हमारा पीडीए का साथी है। निश्चित तौर पर हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे और उसकी लड़ाई में हमें कामयाबी मिली 24 के चुनाव में, और ईश्वर चाहेगा तो 2027 के चुनाव में इसी पीडीए की बदौलत हम सत्ता में होंगे और ये सत्ता से बेदखल होंगे। ठीक है, अब चूंकि 24 की बात छिड़ी गई है तो विनय जी एक बात बता दीजिए सर, ये 24 वाले फैक्टर में कहीं मौर्य साहब भी हैं क्या? क्योंकि यह कयास लगाए जा रहे थे कि मौर्य साहब की बेरुखी के कारण ही बहुत बड़ा ओबीसी का तबका 24 के आम चुनाव में बीजेपी से खिसक गया, और अब फिर से मौर्य साहब को ताकत देने की कोशिश से क्या वह फेविकॉल का जोड़ जो है वो जुट पाएगा? सर अनम्यूट कर लीजिए सर अपने आप को। इसमें तरह तरह का बयान था, जिसको जिस तरह का बयान सूट किया उस तरह के लोगों ने बातें की। जब टिकट का बंटवारा हुआ, पीछे कम आई लोगों ने कहा कि योगी से पूछा नहीं गया, उनकी मर्जी के खिलाफ टिकट दिए गए, इसका परिणाम था। किसी ने ये नहीं कहा कि मौर्य जी नाराज थे इसलिए सीटें कट गई। अच्छा। आज की तारीख में इस समीकरण को हम फैला सकते हैं कि अगर हम शायद ओबीसी को ताकत दिए होते तो पीडीए का फार्मूला विपक्ष का हिट नहीं होता, लेकिन सवाल वो नहीं। सवाल सीधा सा है कि हर समय एक फार्मूला काम नहीं आता। लंबे समय से भाजपा सत्ता में थी और जो प्रत्याशी सपा ने उतारे समीकरण उनका फिट कर गया, उसमें उनको परिणाम मिला। ऐसा नहीं है कि वो फार्मूला फिर आकर के 27 में हिट होने वाला। हर समय राजनीतिक पार्टियों को अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ती है, तभी जाकर उनको कामयाबी मिलती है। क्योंकि आप एक तरफ कहते हैं कि भाई अगर हम इतिहास में चले जाए तो 90 में गोली चली, 91 में भाजपा सत्ता में आई, और बाबरी विध्वंस के बाद 93 में फिर मुलायम सिंह सत्ता में आ गए, क्योंकि वो गठबंधन की ताकत, वो बसपा और सपा का गठबंधन हुआ और एक तरीके से एससी ओबीसी सब मिल करके उन्होंने सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। अब देखना ये होगा कि जो 27 का चुनाव है वो किस चीज को एड्रेस करने वाला है। तो मुझे जो अभी तक जितनी सियासी गणित चली जा रही है उसमें विपक्ष ने तो स्पष्ट तौर पर पीडीए को मुद्दा बनाया हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व के सहारे एक मैसेज देना चाहती है कि पीडीए सिर्फ उनके पास नहीं है, उनके पास भी है, वो चाहे पिछड़े से कोई व्यक्ति आ जाए। लेकिन बात वही है कि जब तक अध्यक्ष घोषित न हो जाए तब तक कहना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ अध्यक्ष के बना देने से बात नहीं बनेगी। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जब टिकटों का डिवीजन होगा
और जब टिकटें दी जाएंगी उसमें भी कोशिश करेगी कि उस फार्मूलों को ब्रेक किया जाए और जगह जगह पर उस जाति से, उस धर्म से रिलेटेड जो ताकतवर नेता है उनको भी टिकट देकर के मैदान में उतारा जाए, ठीक, तभी जाकर के विपक्ष को काउंटर कर पाएंगे। ठीक है, वक्त का अभाव है, लेकिन एक छोटी छोटी टिप्पणी मैं आप तीनों से जरूर लेना चाहूंगा। शुरुआत तिवारी आपके साथ। बात केशव प्रसाद मौर्य की हो, योगी की, उससे हटकर 1 मिनट के लिए सर बता दीजिए, क्या बीएसपी, अपना दल, सोनेलाल, सुभाषपा, ये सब जो तमाम रीजनल पार्टीज हैं, इनको भी आप थ्रेट या कंपटीशन के तौर पर देखते हैं या आपकी सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी के साथ ही है? उनका क्या रोल है, बताइए जल्दी से। देखिए, समाजवादी पार्टी खुद ही उलझ गई है पीडीए का नारा दे करके, और आज पीडीए में जिस तरीके से ये परिवारवादी डेवलपमेंट पार्टी जो है, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी जो है, केशव प्रसाद मौर्य जी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि ये परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, तो देश जो है, उत्तर प्रदेश सब जान चुका है इन लोगों को। वो तुक्का अब नहीं चलेगा कि आरक्षण पे खतरा है और संविधान पे खतरा है, 2024 में तुक्का चल चुका है। अब इनका कोई काम नहीं। अभी देखिए, ब्राह्मणों का गांव इन्होंने घेर लिया, ब्राह्मणों को पिटवाने का काम किया, ब्राह्मणों को गाली दिलवाया, इन लोगों ने खूब सोशल मीडिया पर गाली दिलवाया। आज की तारीख में केवल जातिवाद, इनका जातिवाद चलने वाला नहीं है। सबका साथ, सबका विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी लोग हैं और रहेंगे। आगे इनका सब तुक्का जो है निकलने वाला है, और जिस प्रकार की ये लोग राजनीति कर रहे हैं, न तो पिछड़ा इनके साथ रहेगा, न दलित इनके साथ। दलित के विरोधी पहले से रहे हैं, अगला के विरोधी खूब तेजी से बने हुए हैं, और मुस्लिम तुष्टीकरण इनका अब काम नहीं आ रहा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया के तर्ज पे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 धर्मांतरण छांगुर के तर्ज पे जो ये लोग काम करवाते थे, अब सबका पोल खुलता जा रहा है। न माफिया रहेंगे, न धर्मांतरण कराने वाले रहेंगे। ओके तिवारी साहब। डॉक्टर दुबे साहब, आपके प्रदर्शन को देखिए, कमोवेश हर बार तुक्का ही कह दिया जा रहा है। खैर, इस पर भी आपको जो बोलना होगा जल्दी से बोल दीजिएगा, और बीएसपी अन्य पार्टियों को भी क्या आप थ्रेट देख रहे हैं, बोलिए। आज तक के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी की बाबा सरकार है। आप देखिए, अभी 2 दिन पहले ही बांदा में एक पांडे परिवार बेचारा, जिसके पास सारे सबूत सब कुछ था, फिर भी इनकी सरकार ने उसके घर पे बिल्डोजर चलवा दिया, और इन्हीं की पार्टी का विधायक वो एसडीएम को लतियाता है, गरियाता है, क्योंकि उसने गलत किया। वो विधायक ने सही किया, क्योंकि इनकी जो सरकार है उसमें अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, उन छुट्टा साण हो गए हैं। छुट्टा साण हो जाता है, वो किसी को भी मार देता है। इस तरीके के इनके अधिकारी हो गए हैं। वो किसी ना नेता को डांट रहे, ना मंत्री को, ना तंत्री को, संतरी, किसी को नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ब्राह्मण समाज, अगर आप बात करते हैं तो ब्राह्मण समाज तो भारतीय जनता पार्टी से बुरी तरह एकदम नाराज है, और जिसका चुनाव में, जब आने वाला चुनाव 27 का होगा, उसमें आप रिजल्ट देखेंगे। पीडीए भी हमारे साथ है, क्षत्रिय वर्ग भी हमारे साथ है, ब्राह्मण समाज भी हमारे साथ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की नींद उखड़ गई है कि करें क्या। पीडीए के सामने इनके पास कोई काट नहीं रहा है। इसलिए मैं आपको आज आपके चैनल के माध्यम से ठीक है तिवारी साहब, वो ठीक है, नहीं वो अलग मैटर है सर, छोड़िए। विनय जी, आप पोजीशन ऑफ बीएसपी इन अपकमिंग इलेक्शन या अदर पार्टीज भी फॉर दैट रीजन, आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो राजभर की पार्टी हो या निषाद की हो या अपना दल हो, बिना गठबंधन की बैसाखी की इनका कोई वजूद नहीं। और आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के जो घटक हैं, उसमें सिर्फ राजभर को माइनस कर दीजिए, तो किसी भी पार्टी की क्षमता नहीं है तो अपना वोट कहीं ट्रांसफर करा सकते। लेकिन अब पार्टी उस पर विचार करेगी। बसपा के वजूद को दम से नहीं नकारा जा सकता। अगर उनका गठबंधन सही तरीके से होता, जैसे सपा के साथ उनका गठबंधन हुआ, 10 लोकसभा सीट जीते में वो कामयाब हो गए, तो गठबंधन अगर सही होता तो बसपा आज भी रेलिवेंट है, उसके पास अपना वोट बैंक है। लेकिन आज की तारीख में मुख्य तौर पर लड़ाई गठबंधन जो सपा और कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही होना है, और इसी के बीच में आपको परिणाम देखने को मिले। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी खास मेहमान का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने विचार को दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो देखिए, ओबीसी वोट बैंक पर सबकी नज़र तो टिकी है, लेकिन कौन सा वह नेता है और किस पार्टी में, क्रॉस पार्टीज, कौन सा वह चेहरा है जो ओबीसी को अपने पाले में करने की ताकत रखता है, यह देखना दिलचस्प होगा। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।